हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपने जितना भी पढ़ा था पहले के 2 वीडियोस में, जो भी आपने नॉलेज को गेन किया था उसके ऊपर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है, आवेश के सबसे छोटे मात्रक को बताइए तथा उसके प्रायोगिक मात्रक को भी लिखिए। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये सोचना है कि आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है फ्रैंकलिन। कौन सा होता है? फ्रैंकलिन। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। और दूसरा जो क्वेश्चन में जो आगे चीज़ पूछी है वो है, आवेश का प्रायोगिक मात्रक बताइए। तो आवेश का प्रायोगिक मात्रक होता है एम्पियर घंटा, जिसको बोलते हैं अपन एम्पियर आर। ठीक है, एम्पियर आर ये है आवेश का प्रैक्टिकल यूनिट। क्या है ये? प्रैक्टिकल यूनिट, प्रायोगिक मात्रक। ठीक है, और आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो है फ्रैंकलिन। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। तो सोचिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। तो आवेश का जो बड़ा मात्रक है वो होता है फैराडे। कौन सा होता है? फैराडे। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है और फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। दूसरा क्वेश्चन, आवेश की अवस्था, मतलब जो आवेश है वो स्थिर है या गतिमान है या त्वरित गति से गति कर रहा है, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रभावों को विज्ञान की कौन कौन सी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, यहाँ अध्ययन लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों सोचिए, मैंने आपको बताया था विज्ञान की जो शाखाएं होती है उनके बारे में बताया था। 3 तरह की शाखाएं थी। तो जब हमारा आवेश, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हमारा आवेश कैसा होता है? स्थिर होता है। कैसा आवेश होता है? स्थिर होता है। तब वो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करेगा। और जब हमारा आवेश कैसा रहेगा? गति कर रहा होगा। किस चाल से? नियत चाल से। किस चाल से? नियत चाल से। वी चाल से, नियत चाल से जब गति कर रहा होगा तब वो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करेगा। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये था, जब हमारा आवेश बदलती हुई चाल से, यानी उसके अंदर क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाए। क्या आ जाए? त्वरण आ जाए। यानी वो कौन सी गति करे? त्वरित गति करे। त्वरित गति करे तो वो अपने आसपास किस तरह के प्रभावों को उत्पन्न करेगा। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा आवेश स्थिर होता है, मतलब वेलोसिटी कितनी होती है उसकी? 0। कितनी होती है? 0। उस टाइम पे वो अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम बोलते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे, जो क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है ये? विद्युत क्षेत्र। और साथ में विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। अगर इसके पास में अगर मैं कोई आवेश लेके जाऊंगा तो वो जो आवेश होगा उसकी प्रकृति के हिसाब से या तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा या आकर्षण बल अनुभव करेगा। तो ये अपने आसपास क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र, जब वो स्थिर है। यदि हमारा आवेश किसी नियत वेग से गति कर रहा है तो वह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही। विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको हम बोलते हैं ई। किससे किससे प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र को? ई से। तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। साथ में चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र, तो ये 2 प्रभाव उत्पन्न करेगा वो, जब वो नियत चाल से गति कर रहा होगा। और दूसरे पॉइंट के बाद में जब तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, तीसरे पॉइंट में क्या कर रहा है? वो त्वरित गति कर रहा है। क्या कर रहा है? त्वरित गति कर रहा है। तो यहाँ पे जो त्वरित गति हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा आसपास, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा जिसको हम बोलते हैं बी। चुंबकीय क्षेत्र को किसे दर्शाते हैं हम? बी से। किसे दर्शाते हैं? बी से। और एक ऊर्जा भी यहाँ पे उत्सर्जित होगी, निकलेगी। और जो ऊर्जा होगी वो होगी एक विकिरण के रूप में, विकिरण के रूप में, जिसको बोलते हैं अपन
विद्युत चुंबकीय विकिरण। कौन सी? विद्युत चुंबकीय विकिरण। इस विकिरण को आपने पढ़ा होगा, हम इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं और ये नेचर में कैसी होती है? उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन होती है। आपको मैंने बताया था इसके बारे में जब हमने आवेश के संरक्षण के सिद्धांत जब हम पढ़ रहे थे, उस टाइम पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। किसका दिया था? आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल था जब हमने इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण पॉजिट्रॉन की टक्कर जब करवाई थी तो इस किरण का उत्पादन हुआ था। इस किरण का उत्पादन हुआ था जो कैसी थी? न्यूट्रल थी। और उस अवस्था में जो हमारा आवेश था वो कैसा था? संरक्षित था। तो यहाँ पे आवेश कितना है? 0, क्योंकि इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा कुल आवेश कितना आएगा? इस निकाय का, इस पूरे निकाय का, इस पूरे सिस्टम का कुल आवेश कितना आएगा? 0 आएगा। और हमारी जो विकिरण है उसका आवेश कितना है? 0। क्यों है? क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन है। कैसी है? न्यूट्रल है, इसलिए इस पे भी आवेश 0 है। तो दोनों ही स्थितियों में हमारा आवेश कैसा है? संरक्षित है। ठीक है, तो ये हमने एक रिएक्शन बताई थी आपको, इसको आपको याद रखना है जब भी आपके बारे में ये क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमने क्या पढ़ी थी? आवेशन की विधियां पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? आवेशन की विधियां। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सोचना है इसके बारे में। इसमें 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको सोचने के लिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब हम किसी कुचालक वस्तु को हाथ से पकड़कर किसी और वस्तु से रगड़ते हैं तो वह आवेशित तो हो जाती है, लेकिन चालक वस्तु जो होती है आवेशित नहीं होती। जब हम किसी कुचालक वस्तु को अपने हाथ से पकड़कर किसी और वस्तु से जब हम उसको रगड़ते हैं, उसमें रबिंग करते हैं, तो वो आवेशित हो जाती है। मतलब वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगती है। मतलब उसके अंदर विद्युत नाम का एक गुण आ जाता है, उस पर आवेश हो जाता है, आवेश आ जाता है। लेकिन जब हम किसी चालक वस्तु को लेते हैं, चालक वस्तु में जैसे मान लीजिए हमने धातु को ले लिया और उसको हमने यही प्रक्रिया इसके साथ में करी, धातु के साथ में उसको रगड़ा किसी वस्तु से, तो वो आवेशित नहीं होती है। हमने उसे हाथ से पकड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है उसको समझाना। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसके बारे में सोचिए कि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है इसके बारे में कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। जब हम कुचालक वस्तु को, आपने पढ़ा है प्रकृति में सामान्यतः 2 प्रकार के पदार्थ हैं। पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 प्रकार के पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है चालक और एक होता है कुचालक। ठीक है, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। तो जो कुचालक होता है और जो चालक होता है, ये 2 कैटेगरी कैसे बनाई? किस आधार पर बनाई? विद्युत के चालन के आधार, विद्युत के चालन के आधार पर। चालन मतलब आवेशों का प्रवाह अगर हो रहा है उनके अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने चालक पदार्थ लिया, तो अगर उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, मालूम मैंने कोई पदार्थ लिया, उसमें अगर उस पदार्थ में यदि विद्युत का प्रवाह हो रहा है, मतलब आवेश का प्रवाह संभव है, इसका मतलब वो पदार्थ कैसा हो गया? चालक हो गया। और यदि जिसमें विद्युत का प्रवाह संभव ना हो, विद्युत मतलब आवेश एक जगह पे ही रहे, वो चले ना, तो वो पदार्थ कौन सा हो गया? प्रवाह ना हो, उसका प्रवाह ना हो, तो वो हमारा पदार्थ कौन सा हो जाएगा? कुचालक पदार्थ। कौन सा हो जाएगा? कुचालक पदार्थ। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई हमने एक कुचालक एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसमें हमने एक कुचालक मान लो कंगा ले लिया। कंगा किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। अब इस कंगे के ऊपर हमने क्या किया? इस कंगे को हाथ से पकड़ रखा है। ठीक है, कंगा कैसा है? कुचालक है। मतलब इसमें आवेश मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हमने इसको दूसरी वस्तु से रगड़ा, किसी तौलिए से रगड़ा, ऊन से रगड़ा, मानो ऊन से रगड़ते हैं इसे, तो ऊन से रगड़ा जब हमने इसको, तो इसके पास में मान लो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो जिस भाग को रगड़ा, मान लो हमने इसके आगे वाले भाग को, जहाँ से अपन बाल बाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्या होंगे? हम इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका गुणधर्म क्या है कुचालक के,
ये आवेश का प्रभाव नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रभाव नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे जहाँ पे इसको रगड़ा है, जिस जगह से इसे रगड़ा है उसी जगह पे जो है इलेक्ट्रॉन रब किया है, जहाँ से यहाँ पे हमने रब किया है इसको, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे तो पूरे भाग में नहीं वितरित होंगे। और हमारा जो हाथ है वो मान लो हमने कंघा यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वितरित नहीं होंगे, तो चारों तरफ नहीं फैलेंगे, तो आवेश, ये वस्तु कैसी रहेगी, आवेशित रहेगी हमेशा। ये छोटी छोटी वस्तुएं होंगी ना, जो जैसे कागज हो गया, कोई भी टुकड़ा हो गया, तिनका हो गया, तो उसको आकर्षित करेगी। लेकिन चालक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने धातु की छड़ ले ली, कोई धातु की छड़ ले ली हमने, और इस धातु की छड़ को हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ से पकड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि हाथ से पकड़कर, हाथ से जब हमने पकड़ा हुआ है इस धातु की छड़ को, और किसी दूसरी वस्तु के पास लेके आके, ठीक है, बिल्ली की खाल के पास लेके आके, और इसको हमने रब किया, क्या किया, रब किया, तो ये आवेशित तो होगी, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए ये आवेशित होगी, कुछ क्षण के लिए ये आवेशित होगी, लेकिन वापिस ये कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। मतलब ये आवेशित, इसमें आवेश रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी अतिरिक्त आवेश आएगा वो ये हमारी धातु कैसी है, चालक। जब हमने इसको रगड़ा इससे, तो इसके ऊपर क्या आ गए, मान लो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन, मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पर क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये चालक है, और चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से उनके ऊपर जो आवेश होता है वो आसानी से पूरी सतह पर, इस चालक पदार्थ की पूरी सतह पर, कंघे पर तो कहाँ पर थे, जहाँ पे रगड़ा था, जहाँ पे हमने रगड़ा था वहीं पे थे, लेकिन हमारा जो ये धातु है, इस पे इलेक्ट्रॉन हर जगह पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इस पे हर जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये क्या है, आगे वितरित हुए, लेकिन हमने इसे हाथ से पकड़ा हुआ है। यदि मान लीजिए हमने इसे हाथ से नहीं पकड़ा होता तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैल जाते, और ये कैसी रहती, आवेशित रहती। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन घुमाया है, इसमें बोला हाथ से पकड़ा हुआ है, और क्वेश्चन जब हाथ से पकड़ा हुआ है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर भी विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो जब धातु में चालकता की प्रॉपर्टी ये ऐसी है कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को फैला देती है, तो ऐसा हमारा शरीर भी ऐसा ही है, हमारा शरीर भी कैसा है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे हाथ में आ जाएंगे, हाथ के थ्रू जमीन में चले जाएंगे। अब जमीन में क्यों चले गए, अर्थ में क्यों चले गए सारे इलेक्ट्रॉन, इसलिए चले गए अर्थ में ये इसलिए चले गए क्योंकि अर्थ क्या होती है, अर्थ भी चालक होती है, अर्थ भी विद्युत की चालक होती है। इसलिए यदि हम इस पे हाथ नहीं लगाते और इसे किसी कुचालक स्टैंड से पकड़ते, यदि इस धातु को हम किसी कुचालक स्टैंड से या ग्लव्स से, या पैरों में हमने चप्पल पहनी हुई होती, तो क्या होता, ये वस्तु कैसी रहती, आवेशित रहती। लेकिन ये आवेशित नहीं रहेगी, इसलिए ये आवेशन नहीं दिखाती है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो हमको क्या पता लगा, धातु भी विद्युत की चालक होती है अच्छी, शरीर भी विद्युत का चालक होता है, और अर्थ भी चालक होती है। जब तो इन तीनों का कनेक्शन जब बन जाता है तो एक सर्किट पूरा हो जाता है, एक परिपथ मिल जाता है इलेक्ट्रॉनों को जाने का। क्योंकि देखिए धातुएं जो होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत निकलते हैं, जरा सी एनर्जी मिलती है, रूम टेम्परेचर पे ही जो है इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ देते हैं, उसके परमाणु, धातु के परमाणु की कक्षा को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं वो लोग, और वो छोड़ने के बाद में मुक्त हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ के मुक्त हो जाता है उसे बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु का मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से न जाने कितने करोड़ों इलेक्ट्रॉन ऐसे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन तब तक वस्तु धनावेशित नहीं होती है, उसके ऊपर ही वो घूमते रहते हैं, जैसे ही उसके ऊपर हम कोई दूसरा चालक पदार्थ स्पर्श करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन तुरंत की तुरंत वहां से निकल जाएंगे और वो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वस्तु, जो हमारी धातु होती है वो धनावेशित बनाएगी। कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी हमारी धातु, कैसे हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने डिटेल से समझा रहा हूँ क्वेश्चंस को, ताकि आपको ये क्वेश्चंस करने का तरीका समझ में आए, सोचने का तरीका समझ में आए, और आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे वो चीज़ समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको आगे पीछे की चीज़ें भी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन करने के साथ साथ। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि भू संपर्कण क्यों किया जाता है तथा इस प्रक्रम को समझाइए। देखिए, भू संपर्कण का मतलब होता है इंग्लिश में अर्थिंग, मैं इसे अर्थिंग बोलूँगा। अर्थिंग क्यों की जाती है, और देखिए हमने अर्थिंग की थी
की थी कि नहीं की थी? जब हमने आवेशन की विधियां पढ़ रहे थे और जब हमने पढ़ा था कि प्रेरण द्वारा आवेशन, क्या पढ़ा था? प्रेरण द्वारा आवेशन। उसके अंदर हमने देखा था जब हम किसी वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के पास लेके जा रहे थे, जैसे मान लीजिए आवेशित छड़ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पदार्थ के जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक साइड हो जाएंगे और पॉजिटिव साइड एक साइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? पॉजिटिव क्यों आएंगे इसके पास? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस आवेशित वस्तु को, इस आवेशित छड़ को इसके पास रखा था। कब तक रखा था? जब तक हमने इसकी अर्थिंग नहीं की थी। तो जैसे ही हमने इसको भू के साथ संपर्क किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब कहाँ चले जाएंगे? जमीन में चले जाएंगे। ये जो साइन होता है, ये जो साइन आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो साइन होता है जब हम किसी भी धातु को इस तरह से जब हम करते हैं, इस तरह का जो हम बनाते हैं ये डायग्राम, इस तरह का साइन बनाते हैं, इसका मतलब हो रहा है हमने इस वस्तु को यहाँ से वायर निकाल के एक चालक तार के द्वारा हमने इसे क्या कर दिया? भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आया ये हमने कब यूज किया था? उस टाइम पे हमने यूज किया था। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि भू संपर्कण क्यों किया जाता है तथा इस प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए अर्थिंग इसलिए की जाती है, एक तो वस्तु को आवेशित करने के हमारे काम आई यहाँ पे। दूसरी बात यह कि अर्थिंग का हमारा घरेलू यूज क्या है, हमारा रियल लाइफ में इसका क्या यूज है। तो रियल लाइफ में इसका ये यूज है कि भाई अर्थिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे जो घर के जो इक्विपमेंट होते हैं, हमारे जैसे टीवी है, फ्रिज है, और हमारा जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, उनके ऊपर जब कोई अतिरिक्त आवेश आ जाता है और अतिरिक्त आवेश आएगा तो अतिरिक्त करंट भी जनरेट होगा, तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा। और करंट क्या करता है? करंट में क्या होती है, आपने जब किसी बोर्ड के ऊपर जब आप हाथ लगाते हो, गीले हाथ लगाते हो किसी स्विच बोर्ड के ऊपर, तो आपको झटका लगा होगा। तो वो झटका जो लग रहा है, अगर बहुत देर तक आप हाथ लगा के रखोगे तो वो इतना तेज झटका लगेगा कि आप पूरी तरह से जल जाओगे, आपका हाथ जल जाएगा। तो मतलब उसमें क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। तो जब भी हमारे इक्विपमेंट पे, होम जितने भी हमारे घर के सामान होते हैं जो बिजली से चलते हैं, उनके ऊपर जब एक्स्ट्रा करंट आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। तो वो जल ना जाए, उनके ऊपर जो अतिरिक्त आवेश आया है वो सारा का सारा कहाँ चले जाए? भूमि में चले जाए, जमीन में चले जाए, और कोई भी करंट जनरेट ना हो, थोड़ा सा करंट जनरेट हो जो कि उस तार के अंदर हो जिस तार के थ्रू वो जा रहा है जमीन में। इसलिए हम यहाँ पे भू संपर्कण करते हैं, ठीक है। और अर्थिंग करने का आपको महत्व समझ में आ गया होगा क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो सर्किट हैं, हमारे जो इक्विपमेंट हैं, टीवी, फ्रिज, ये कैसे रहें। जो हमारा करंट होता है, अतिरिक्त करंट होता है, एक्स्ट्रा करंट होता है, जो कि किसी कारणवश हमारे अप्लायंसेस के अंदर आ जाता है और उसको जला देता है, उसकी सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग करते हैं। और हमें अपने आप की सुरक्षा भी ज़रूरी है। और जब हम उस अप्लायंस को हाथ लगाएंगे, उस इक्विपमेंट को हाथ लगाएंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाएंगे, तो वो हमारे को लगेगा, हमको करंट लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम उसको अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। अर्थिंग जो वायर, अर्थिंग के लिए जो हम वायर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं उसे हम? अर्थ वायर। तो कैसे होती है देखते हैं। देखिए अर्थिंग में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। 10th क्लास में भी इसके बारे में आया था, आपने अगर पढ़ा हुआ तो। यहाँ पे हमारे पास में सप्लाई आती है, क्या आई? सप्लाई आई। इसको बोलते हैं, ये सप्लाई आ रही है हमारी सब स्टेशन से। कहाँ से आ रही है? सब स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं GSS। क्या बोलते हैं? ग्रिड सब स्टेशन। जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ से हमें सप्लाई मिल रही है। सप्लाई आई घर में, घर में जो सप्लाई आती है, अब यहाँ से ये क्या जाएगी? मेन सप्लाई मिलेगी हमें। यहाँ से क्या मिलेगी? मेन सप्लाई यहाँ से मिलेगी। और ये सप्लाई बाकी हमारे घर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होंगे उनके अंदर जो पावर होती है ट्रांसमिट होगी वायर्स के जरिए। कौन कौन से वायर होते हैं इसमें? एक होता है हमारा विद्युन्मय वायर। अब विद्युन्मय का मतलब मैंने बताया था, विद्युन्मय तार, विद्युन्मय तार। और ये तार होता है, इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रल, उदासीन तार, ठीक है। इन दोनों तारों से हमारी जो एनर्जी होती है, जो हमारी विद्युत होती है, वो घरों के टीवी, फ्रिज, इनके अंदर जो है पहुंचती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और जब हमारा इक्विपमेंट, मान लीजिए हमारा इक्विपमेंट यहाँ लगा हुआ है, ये हमारा इक्विपमेंट है, ये हमारी टीवी है, ठीक है। तो इस टीवी को सप्लाई मिली, यहाँ से आई, ठीक है। इस टीवी में सप्लाई आई, टीवी चलेगा, ठीक है, टीवी चलने लगा। और इस टीवी के ऊपर मान लो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गया। मान लीजिए इस टीवी के ऊपर, मान लीजिए हमारा टीवी है, या मान लीजिए फ्रिज है, मतलब उसके आवरण के ऊपर जो उसका कवर होता है टीवी का, जैसे टीवी का कवर प्लास्टिक का होता है,
लेकिन कई इक्विपमेंट जैसे होते थे FM है, पुराने जो FM आते थे लोहे के होते थे। तो मान लीजिए लाइव वायर जो विद्युत में तैयार होता है उसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में लाइव वायर। अब ये लाइव वायर अगर इस आवरण के ऊपर टच हो गया तो आवरण अगर मान लीजिए चालक कैसा है, लोहे का है, लोहे में क्या होती है, चालकता होती है, वो धातु होती है, तो वो क्या होता है, चालक पदार्थ होता है। तो जैसे ये टच हो गया तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारा चार्जेज होंगे जब इस पे आ जाएंगे, करंट इसमें बहने लग जाएगा पूरे तार में, पूरे आवरण के अंदर। तो हम क्या कर देते हैं, इसकी पहले से अर्थिंग करके रखते हैं। अर्थिंग कैसे करते हैं, यहाँ से हम एक वायर निकालते हैं, मोटा वायर, कैसा वायर, मोटा वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर, अर्थ वायर, क्या बोलते हैं उसे हम, अर्थ वायर। और उस अर्थ वायर को हम मोटी मोटी प्लेटों से बांध के और जमीन में गाड़ देते हैं उन प्लेटों को, मतलब जमीन में गड़ी हुई प्लेटों से हमने एक मोटा तार निकाला, उसे हमने इक्विपमेंट पे लगा दिया, और इस तरह से जो भी अगर इस पे कोई एक्स्ट्रा करंट आएगा, एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, तो कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक जो ज्ञान दिया है, जो होना चाहिए रियल लाइफ का, जो कैसे कैसे चीज़ें होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें बोल रहा है कि इस प्रक्रम को समझाइए, कैसे होता है, क्यों होता है। तो मैंने बता दिया प्रक्रम किस तरह से ये होता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गैस किसे कहते हैं, पदार्थ का कार्यफलन क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी देखो एग्जाम में आ जाती है, अगर आपको वो उसका मतलब पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। तो इलेक्ट्रॉन गैस का मतलब होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था धातु के बारे में। धातु जो होती है वो अपने, जब हम इसको आवेशित करते हैं तो उसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन या आवेश जो होते हैं वो सब पूरे सतह के ऊपर फैल जाते हैं। ठीक है, अब न जाने कितने सारे आवेश उसकी सतह पर फैले हुए रहते हैं, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी कनेक्टिंग वायर कनेक्ट नहीं करते, या हम किसी दूसरी चालक पदार्थ से कनेक्ट नहीं करते, मतलब वायर भी चालक ही होता है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेंगे, बाउंड्री पर रहेंगे, यहीं घूमते रहेंगे। तो एक तरह से ये गैस की तरह जो है मंडराते रहते हैं आसपास। तो इसी को हम फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, इन्हीं को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, पदार्थ का कार्यफलन क्या होता है, देखिए कार्यफलन, कोई भी पदार्थ का कार्यफलन होता है। कार्यफलन मतलब उस पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई जो ऊर्जा होती है ना, दी गई ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। समझ में आ रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं है कार्यफलन, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है जो हम हमेशा करते आए हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, ये कक्षा छोड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन जब कक्षा छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा तो क्या इसको चाहिए, क्या एनर्जी चाहिए ना। हायर एनर्जी में आने के लिए, हायर कक्षा में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होती है, लोअर कक्षा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालता है। ये आपको पता है कि नहीं पता है, किस फॉर्म में निकालता है, एच म्यू की फॉर्म में निकालता है। किस फॉर्म में निकालता है, एच म्यू, फलांक नियतांक है एच म्यू क्या है, आवृत्ति। तो इस फॉर्म में ये एनर्जी निकालता है। अब देखिए इस फॉर्म में जब एनर्जी निकालेगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन को कक्षक से बाहर निकालना है या परमाणु से बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी देनी होगी। तो कुछ पदार्थों में कम एनर्जी देनी होती है, कुछ पदार्थों में ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। तो ऐसे कौन से पदार्थ है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे कौन से पदार्थ है जिनमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वो है चालक पदार्थ। कौन से पदार्थ हैं, चालक पदार्थ। जैसे मान लीजिए धातु, तो धातु का कार्यफलन कितना होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें कम कार्य करना पड़ेगा। कम कार्य मतलब कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो उसका कार्यफलन कैसा होगा, कम होगा। तो जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को अलग अलग नाम से बोला जा रहा है। इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रॉन पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं, फ्री मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 55 में पढ़ा था हमने, 10th क्लास में पढ़ा था, तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो उस हिसाब से अब चीज़ें, आप उस हिसाब से उन वर्ड्स को, उन शब्दों को अगर आप यूज करोगे, एग्जाम में लिखोगे उनको, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आता है। जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, तो वो जो इतने अच्छे अच्छे वर्ड आप लिखोगे उसके सामने कि इलेक्ट्रॉन गैस और इस तरह के जो वर्ड लिखोगे, तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन आएगा कि हाँ जो है हमारा विद्यार्थी है वो जानता है। ठीक है, और आपको अच्छे मार्क्स भी वो देगा। आइए हम दूसरा 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आवेशन की विधि जब हम पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा था, लेकिन हमको ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो देखिए एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये हमारे, जब कोई भी बहुत सारी वस्तुएं जब रखी होती है ना किसी जगह पे, तो हम उस पूरी वस्तु के अगर ऊपर चारों तरफ गोला खींचे,
मान लो ये वस्तुओं के ऊपर मैं चारों तरफ गोला ऐसे खींच दूं, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, आवेशों का एक तंत्र। क्या बोलूँगा, ये आवेशित वस्तुओं का, यहाँ पे ये क्या है, आवेशित वस्तुओं का एक एक क्या, ये तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है हिंदी में, निकाय। क्या है ये, निकाय। देखिए शब्दावली आना बहुत जरूरी है। अगर आपको शब्दावली नहीं आएगी कि विद्युन्मय क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, भूसंपर्कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है, तो जब मैं अगर ये चीज़ नहीं आएगी और मैं इन चीज़ों को यूज करता रहूँगा और आपको नहीं बताऊँगा, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं निकाय का मतलब बता रहा हूँ। निकाय का मतलब, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक बेसिक चैप्टर है, तो बेसिक का मतलब होता है बेसिक चीज़ों की समझ होना जरूरी है। यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें बताने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं आएगी, तो आने वाले जो चैप्टर होंगे जिनके अंदर और भी चीज़ें होंगी, और भी प्रक्रियाएं होंगी, और भी तरह की जो है हम फलन निकालेंगे वहाँ पे, तो आप नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो निकाय का मतलब होता है, आप समझिए इसको कि निकाय क्या होता है। अगर वस्तुएं अगर रखी हुई है, चाहे वो आवेशित हो चाहे वो अनावेशित हो, मान ली मेरे पास में 5 वस्तुएं रखी हुई है। एक रखा है पेन, एक रखा है कैलकुलेटर, मान लो यहाँ पे पेन रखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा स्केच पेन रखा हुआ है, एक यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में स्केल रखा हुआ है। तो अगर मैं इन सारी वस्तुओं को देखूं कंबाइंड रूप से, तो ये क्या है, हमारा सिस्टम है, ये हमारा निकाय है। अब ये चाहे आवेशित हो चाहे अनावेशित हो, ये चाहे आवेशित हो चाहे अनावेशित हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये अनावेशित नहीं होगा तो निकाय का पूरा जो आवेश होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, इसका मतलब पूरे निकाय का आवेश कितना है, 0 है। ठीक है। अब देखिए इस पूरे निकाय में, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस निकाय में जब धातु के घन को बेलन से संपर्क करवाते हैं। अब निकाय देखिए, बेलन कौन सा है, ये हमारा सिलेंडर है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, सिलेंडर। और दूसरा है हमारा घन, घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। देखिए आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा बेहतर से बेहतर जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है वो इंटरनेट पे या आसपास जहाँ भी आप पढ़ते हैं चीज़ें, वो इंग्लिश में अवेलेबल होता है। तो कोशिश कीजिए आप इंग्लिश में आए। मतलब हिंदी तो आपको आनी ही है, हिंदी तो आनी ही चाहिए, क्योंकि पेपर में तो आप हिंदी लिखेंगे, लेकिन साथ में अगर आप उसके साथ में इंग्लिश वर्ड भी लिखेंगे तो एक बहुत अच्छा जो हमारी कॉपी जो है सुंदर लगती है, कि चीज़ों को आपको 2 लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि मैं इन दोनों वस्तुओं को अगर संपर्क में लाता हूँ, पहले तो देखिए इनके ऊपर आवेश है या नहीं है। इस पे लिखा है +Q1 आवेश, इस पे लिखा है +Q2 आवेश। अब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि Q1 और Q2 कितना है, बस ये लिखा हुआ है कि ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। तो आपको जब नहीं पता है तो आपको देखो क्वेश्चन में अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 बड़ा है Q2 से, यानी Q1 पर जो धनावेश है वो ज़्यादा है Q2 से। ठीक है, Q2 कम है, Q1 ज़्यादा है। यहाँ पे जो आवेश है धनावेश क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे धनावेश कैसा है, ज़्यादा है। यहाँ पे धनावेश कैसा है, कम है। यहाँ पे धनावेश कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। आवेश को किस पदों में, हमेशा किस पदों में लेना है, इलेक्ट्रॉन के पदों में लेना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पदों में लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, यहाँ पे अधिकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। ये सब चीजें कब बता रहा हूँ, निकाय को संपर्क में नहीं लेके आया अभी मैं, मतलब निकाय के जो ये 2 घन और बेलन है इनको मैं संपर्क में नहीं लेके आया। संपर्क में आने से पहले, संपर्क में आने से पहले इस पे Q1 आवेश था, इस पे Q2 आवेश था, तो हमने कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q1 बड़ा है Q2 से, यानी कि Q1 अगर Q2 से बड़ा है, इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। क्यों, क्योंकि Q2 क्या है, कम, किससे, Q1 से, और Q1 क्या है, ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, कमी है। क्या है, कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी है तो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि जब हम इन दोनों को संपर्क में लेके आते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवेश का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होगा। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, अब आपने पढ़ी आवेशन की विधि पढ़ रखी, जब स्पर्श करवाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होगा, इस पे अलग आवेश है, इस पे अलग मात्रा में आवेश है, तो कैसे होगा, कहाँ होगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। घन से, ऑप्शन ए दे रखा है कि घन से इलेक्ट्रॉन बेलन में स्थानांतरित होंगे। घन से, घन मतलब क्यूब से, क्यूब से इलेक्ट्रॉन बेलन में आ रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा क्या, घन से इलेक्ट्रॉन बेलन में आएंगे क्या। इलेक्ट्रॉन की कमी तो पहले से ही है यहाँ पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते। और हमारा जो ये क्यू है
प्लस क्यू धनावेश है, मतलब इस पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। और नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते, स्थानांतरित नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, इस पे क्रॉस कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आता है बेलन से प्रोटॉन घन में स्थानांतरित होंगे। बेलन से प्रोटॉन बोल रहा है घन में स्थानांतरित होंगे, तो हमने पता है प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं, तुरंत गलत कर दीजिए, कुछ भी नहीं सोचना है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा। भाई कोई भी स्थानांतरण ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्थानांतरण तो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के जो आवेश हैं वो भिन्न भिन्न है, ठीक है, एक पे अलग है एक पे अलग है, बराबर आवेश नहीं है। अगर बराबर आवेश होते तो उदासीन हो जाता, सिस्टम उदासीन हो जाता तो कुल आवेश 0 आ जाता। लेकिन कोई ना कोई स्थानांतरण तो होगा, तो इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत है। अब बचा कौन सा? तीसरा ऑप्शन। तो क्या तीसरा तो सही होना चाहिए क्या? तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि बेलन से इलेक्ट्रॉन घन में गति करेंगे। बेलन के इलेक्ट्रॉन घर में गति करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जिससे मूव करेंगे। कहाँ पे? घन पे। कब करेंगे? जब इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों को स्पर्श करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए आपके पास में दे रखा है कि दोनों आवेशित वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने पर, अब देखिए यहाँ पे निकाय है, निकाय को आप थैली में बंद कर लीजिए, ये हमारा निकाय हो गया, ठीक है। इस निकाय में 2 वस्तुएं दे रखी है, एक के ऊपर जो हमारा स्पेयर है, स्पेयर को बोलते हैं, ये जो गोला है कैसा है? धनावेशित है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? +7E। और जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं, ब्लॉक है, इसको घनाभ भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में से क्या बोला गया है, इसमें वस्तुएं बोली है, तो ये जो हमारा घनाभ है, ठीक है, इस घनाभ पे कितना आवेश है? +5E। तो बोल रहा है दोनों आवेशित है। हाँ भाई दोनों आवेशित है, तो दोनों को आपस में संपर्क में लाने पर आवेश का पुनर्वितरण होगा। तब बताइए कि प्रत्येक वस्तु पर क्या आवेश होगा। अच्छा, तो ये पूछ रहा है कि भाई दोनों को संपर्क में लाते हैं तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। पुनर्वितरण का मतलब क्या है? आवेश का स्थानांतरण होगा। तो जब आवेश लास्ट में, जब आवेश स्थानांतरित हो जाएंगे संपर्क में होने के बाद में, तो इनके ऊपर भी, इसके ऊपर अलग चार्ज आ जाएगा, इस पर अलग चार्ज आ जाएगा। तो वो कितना कितना चार्ज होगा दोनों के ऊपर, दोनों वस्तुओं के ऊपर संपर्क में आने के बाद में? भैया इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे, अपनी जगह चेंज करेंगे, तो आवेश की मात्रा भी चेंज होगी ना दोनों को मिलाने के बाद में। अभी जब ये दोनों को हमने नहीं मिला रखा है, दोनों अलग अलग हैं, तो अभी तक कोई स्थानांतरण नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम, इनके ऊपर जो चार्ज है वो +7 ही है, इसके ऊपर चार्ज है वो +5 ही है, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो स्थानांतरण तो होगा। वो स्थानांतरण जब आवेशों का होगा तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। घनाभ पे जो आवेश होगा वो अलग होगा, और हमारा जो गोला है, जो स्पेयर है, उस पर जो आवेश होगा वो अलग होगा। तो वो बताना है कि वो कितना होगा। तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करें इन ऑप्शनों को? एक की वैल्यू दे रखी है Q1 = 0, Q2 = 12, Q की वैल्यू दे रखी है V के अंदर -7E, और Q2 में दे रखी है -5E। कैसे पता करेंगे? तो आपने पढ़ा होगा, आवेश के गुणधर्म पढ़े थे क्या पहले के 2 वीडियो में? पहले की जो सेकंड वीडियो था हमने पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा होगा आवेश के गुणधर्म। तो आपने कौन से नंबर का गुणधर्म पढ़ रहे हैं? यहाँ पे जो आवेश का गुणधर्म है कौन सा है? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का आप नियम लगा दीजिए यहाँ पे। जैसे आप आवेश का संरक्षण का नियम लगाओगे, आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है? किसी भी अनुक्रिया या किसी भी प्रक्रिया से पहले जो कुल आवेश होता है ना निकाय का, तो निकाय कौन सा है हमारा? ये हमारा निकाय है पूरा। तो संपर्क करने से पहले अनुक्रिया कौन सी हो रही है? हम संपर्क कर रहे हैं। तो संपर्क होने से पहले निकाय का आवेश कितना आ रहा है? तो निकाय में वस्तुएं कितनी है? 2 वस्तुएं हैं। इनके ऊपर कौन कौन से आवेश हैं? एक पे +7E है, एक पे +5E है। तो टोटल कितना आ रहा है? +7E प्लस के जो चिन्ह है वो ले लो, बीजगणितीय योग करते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, जो पहला जो इसमें पहला जो बीजगणितीय योग करना है, पहला नियम लगाना है, पहला जो गुणधर्म है आवेश का वो लगाना है। कितना आ रहा है? 12E प्लस के, ठीक है। ये हमारा कुल आवेश आया अनुक्रिया करने से पहले। अब अनुक्रिया कर रहे हैं हम, प्रक्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दोनों को स्पर्श करवा रहे हैं। अब आवेश क्या आना चाहिए? आवेश संरक्षण से 12E आना चाहिए, प्लस के 12E होना चाहिए। अब देखिए कौन से ऑप्शन में Q1 Q2 को जोड़ने पे 12 आ रहा है। पहला ऑप्शन है 0 और 12, ये तो हो ही नहीं सकता। 0 तो इस पे हो ही नहीं सकता, इस पे भी कुछ आवेश होगा, इस पे भी कुछ आवेश होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे 0 हो जाए, इस पे 12 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन -7E Q1 और -5E Q2। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? Q1 + Q2 कर रहे हैं तो -12 इलेक्ट्रॉन। हमको कितना चाहिए? -12 + 12 इलेक्ट्रॉन।
कुल आवेश चाहिए, तो माइनस के 12 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर आपका पास में जो 3 है, सी है, जो दे रखा है Q1 इक्वल्स टू प्लस के 5e और Q2 इक्वल्स टू प्लस के 3, दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है 8। अब ये 8 आ रहा है, 8 हमारा ऑप्शन हो सकता है क्या, हमारा आंसर हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता 8? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता भैया, निकाय का जो प्रक्रिया करने से पहले, दोनों को संपर्क में लाने से पहले आवेश कितना था 12 इलेक्ट्रॉन, और बाद में भी प्रक्रिया के बाद में भी कितना होना चाहिए 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 ई होना चाहिए, 12 ई होना चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है 8 ई आ रहा है, मतलब 4 ई कहाँ गए? आवेश तो कभी नष्ट नहीं हो सकता, आवेश को उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता आवेश के संरक्षण के नियम के हिसाब से, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारा ऑप्शन डी हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलाएंगे कितने आएंगे 12 प्लस के 12 इलेक्ट्रॉन से मैच करा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिए, एक कण के क्षय होने पर 3 अन्य कण बनते हैं जिन पर चित्र में आवेश दर्शाया गया है। ठीक है, चित्र में देखो आवेश दर्शाया गया है, मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें दिया गया है कि एक कण हमारा दे रखा है यहाँ पे, जिसके ऊपर आवेश कितना है ई, कितना आवेश है ई प्लस का ई। ठीक है, अब ये क्षय होगा, जब ये क्षय हो जाएगा तो ये 3 कण बनाएगा, तो इन 3 कणों में से 2 कण के ऊपर आपको आवेश दे रखे हैं, तीसरे कण पे आपको निकालना है। देखो आवेश नहीं है, बताइए कितना आवेश होगा किस पे, तीसरे वाले कण पे। पहले वाले कण पे माइनस ई है, दूसरे वाले कण पे 0 आवेश है, तीसरे पे बताना है। वही है आवेश संरक्षण का नियम लगाइए। तो निकाय जब हमारा पहले कैसे था, क्षय नहीं हो रहा था, तो आवेश कितना था प्लस ई, मतलब कुल आवेश कितना था प्लस ई। लेकिन क्षय हो गया, तो क्षय होने के बाद में टुकड़ों में टूट गया, तो अभी भी टुकड़ों में टूट रहा है, मतलब इस यही तो टूट रहा है, यही पदार्थ तो टूट रहा है। ठीक है, तो टूट रहा है तो 3 टुकड़ों में ये टूट रहा है, तो एक पे दे रखा है कितना माइनस ई, एक पे दे रखा है 0, और एक पे दे रखा है पता नहीं कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो ये बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है भाई, पहले जो आवेश था निकाय का वो प्लस ही था, और बाद में टूटने के बाद में जो हमारा आवेश आ रहा है वो भी इतना ही होना चाहिए। तो मान लीजिए वो x है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रखें कि e की वैल्यू आ जाए, e की वैल्यू प्लस आ जाए, कितनी रखें यहाँ पे x की वैल्यू? सोचिए, यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू 2e रख दें तो क्या प्लस ई आ रहा है क्या? क्योंकि माइनस ई जब 2e में से जाएगा कितने बचेंगे प्लस ई यहाँ पे प्लस ई यहाँ पे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा प्लस के 2e। दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो एक आवेश इसमें से घट जाएगा। तो इस तरह से हम आवेश का संरक्षण का नियम यूज करते हैं, और आवेश के संरक्षण के एग्जाम्पल भी हो गए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए थे। देखिए, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, 0 कूलाम का मतलब क्या होता है, 0 आवेश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी के पास प्लस ई आवेश है और अगर उसको एक पे माइनस ई आवेश है, और दोनों को मैं इस तरह से लिख दूं तो ये 0 आवेश के बराबर होता है ना। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ही तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 0 कूलाम को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस ई प्लस माइनस ई। प्लस ई किसके लिए होता है प्रोटॉन के लिए, माइनस ई किसके लिए होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, मतलब प्रोटॉन की आवेश को अपन किस फॉर्म में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19, और प्रोटॉन पे भी कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19, बट अंतर इतना, ये माइनस होता है ये प्लस होता है, तो इसलिए हम इसकी ई फॉर्म में इसको बता सकते हैं ई प्लस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म तो होती है जैसे होती है, अब तक पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको विद्यार्थियों? हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा आवेश के क्वांटीकरण के ऊपर क्वेश्चन है ये, जो कि हमने पढ़ा था कल, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2 मोल उदासीन हाइड्रोजन में उपस्थित कुल मेगा कूलाम धनात्मक व ऋणात्मक आवेश ज्ञात करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा कितनी दे रखी है, हाइड्रोजन H2, इसकी मात्रा कितनी दे रखी है 2 मोल। 2 मोल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है हमको। देखिए 2 मोल का मतलब होता है, पहले देखिए 1 मोल क्या होता है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है, ये होता है 6.02 इंटू 10 टू की पावर 23, किसके बराबर होता है 1 मोल,
6.02 इंटू 10⁻23। इस संख्या का नाम सुनते हैं आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सी संख्या है, एवोगैड्रो संख्या है। कौन सी संख्या है ये, एवोगैड्रो संख्या। क्या बताती है ये, किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या को बताती है ये। तो एक मोल अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो कितनी हाइड्रोजन ले रहे हैं, कितने कण ले रहे हैं हाइड्रोजन के, 6.02 इंटू 10⁻23। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या ले रही है, क्या है ये, अणु है इसका, क्या है ये, H2 क्या है इसका, अणु। तो अगर यदि हम एक मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो कितने अणु ले रहे हैं हाइड्रोजन के, 6.02 इंटू 10⁻23। यानी 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो कितने अणु लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना अणु हम ले रहे हैं। तो अणुओं की संख्या आ गई, ये आ गई अणुओं की संख्या। ठीक है, अणु की संख्या हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, अणु की संख्या क्यों निकाली, पूरा प्रोसेस समझिए एक बार। देखिए हमारे पास में हाइड्रोजन है, मोल में दे रखी है, 2 मोल हाइड्रोजन ली। अब 2 मोल हाइड्रोजन ली मतलब हमारे पास में हाइड्रोजन क्या है, एक तरह का हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु है कि 2 अणु है कि 3 अणु है कि 4 अणु है, ये नहीं पता, लेकिन हमें ये लिखा हुआ है कि 2 मोल हाइड्रोजन लिए हमने। अब 2 मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23, जो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। देखिए कभी भी अगर लिखा हो कि 1 मोल परमाणु ले रहे हैं, 1 मोल अणु ले रहे हैं, 1 मोल कण ले रहे हैं, या 5 मोल परमाणु ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं, तो इन सब का मतलब होता है कि 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 अणु ले रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि 1 मोल या 2 मोल कण ले रहे हैं, मतलब 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में टोटल कण आ जाएंगे। भाई इतने कण ले रहे हैं हम, मोल में अगर समझ में नहीं आए तो आप उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, इतने कण ले रहे हैं। कण आपको अगर निकालने हो, अणुओं की संख्या निकालनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, इतने हमने अणु ले लिए। अब हम निकालेंगे अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अणु में हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा आधा काम खत्म हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मूल आवेश पता ही है, तो उससे हमें टोटल आवेश पता लग जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता होना जरूरी है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, एन, इसको पता करते हैं। तो देखते हैं एन की वैल्यू कितनी आती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है अपन को। एक अणु में हाइड्रोजन के एक अणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन के एक अणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक परमाणु में, एक एटम में, हाइड्रोजन के एक एटम में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो 2 अगर परमाणु मिल जाएं तो एक अणु बन जाएगा। तो एक अणु में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2, और प्रोटॉन भी एक अणु में कितने हो जाएंगे, 2। तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे पास में आ रही है क्या, एक मॉलिक्यूल की। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एक अणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने सारे अणुओं में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि से निकाल सकते हो कि चूंकि एक अणु में होते हैं 2, इसलिए 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में अणुओं की संख्या आ गई। अब हमें निकालना है 2 मोल हाइड्रोजन पर आवेश। तो भाई 2 मोल हाइड्रोजन पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने सारे। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमको निकालना है कुल आवेश। ठीक है, कुल आवेश। तो कुल आवेश के लिए फॉर्मूला था हमारे पास में Q बराबर N ही से। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे हमने, कितने थे, 2 इंटू 2.0 इंटू, इसको थोड़ा सा मैं आगे लिखता हूँ, Q बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू, और हमारी संख्या कितनी आई थी,
6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। और साथ में हमारे पास मूल आवेश है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 की घातों को सॉल्व करेंगे। 10 की घातों पे देखिए दोनों के बेस कैसे हैं, बराबर हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इस पर कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे जुड़ने के बाद में 10⁻6, और ये हो गया 4, और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 24.0 मल्टीप्लाई बाय 1.6, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास में आएगा 483 38.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ठीक है। ये इतना कुलाम आवेश, और इसको आप क्या लिख सकते हो 38.4 मेगा कुलाम। मेगा बराबर कितना होता है 10⁻6, ठीक है। इसी फॉर्म में चाहिए था आंसर, जिस फॉर्म में आंसर मांगा है उस फॉर्म में आप इसको निकाल दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 कुलाम ऋण आवेश उत्पन्न होता है। कोई भी छड़ है उसके ऊपर इतना आवेश जो है कितना आवेश आ जाता है 8.0 इंटू 10⁻⁻7 ऋण आवेश आ जाता है इसके ऊपर इतना। इसका मतलब इस छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब इसकी संख्या जो पहले थी उसमें कुछ वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्रित हो गए, छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है। अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वस्तुओं के द्रव्यमान परिवर्तन होते हैं। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को अर्जित करती है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को खो देती है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको इस क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच लगानी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे दे रखी है क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिया क्या क्या है यहाँ पे 8.0 इंटू 10⁻⁻7, ये आपका क्यू दे रखा है। और आपको निकालना है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो है फिर आपको निकालना पड़ेगा कि द्रव्यमान में वृद्धि, ठीक है, द्रव्यमान में वृद्धि निकालनी है, कितनी वृद्धि हुई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, इतना आवेश है। अच्छा ये बताइए जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आते हैं तो कितना चार्ज लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन मूल चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, यानी क्यू बराबर अगर मैं लिखूँ एनी क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से कुल आवेश अगर मैं इस वस्तु का लिखूँ तो क्या लिखूंगा, उसके लिए कैसे प्रदर्शित करूंगा कुल आवेश, वस्तु के कुल आवेश को मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा, ऐसे ही प्रदर्शित करूंगा ना। तो क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.0 इंटू 10⁻⁻7 बराबर एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो ई जब नीचे आएगा इसके, तो ई की वैल्यू हमको पता है कितनी है, ये तो इसका द्रव्यमान है। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो एन की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। तो द्रव्यमान में वृद्धि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इतना द्रव्यमान लेके आ रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन कितना द्रव्यमान लेके आएंगे। तो देखिए द्रव्यमान में वृद्धि कितनी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए वही तो द्रव्यमान बढ़ाएंगे उस छड़ का। तो द्रव्यमान में आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द्रव्यमान में वृद्धि बराबर
एन को मल्टीप्लाई कर दो एक इलेक्ट्रॉन के मास से। एक इलेक्ट्रॉन का मास अपन ने यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है, अब इसमें जगह नहीं है, देखिए एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है यहाँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 8 से कट जाएगा 0.2 बार, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 5 इंटू, ये प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 12, ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर 12 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 45.5 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 18 kg। देखिए विद्यार्थियों, हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, और क्वेश्चन लगाने के बाद में हमें थोड़ा सा जो है हमारा रिवीजन हुआ। अब हम हमारा आगे का टॉपिक लेते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पते होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने जो कल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कुछ नाम लिए थे, जिसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी किसी न किसी अवयव से बना होता है, ठीक है, और प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ठीक है। तो देखिए इस दुनिया के जितने भी सभी जो कण होते हैं ना, सभी कण वो मूल अवयवों से मिलकर बनते हैं। अब इन मूल अवयवों की खोज हुई थी, कैसे हुई थी, उन हमारे जो मूल कण होते हैं उनको तोड़ा गया था। जब देखा गया जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में और टूट गए, जो हमारे मूल कण थे कौन कौन थे, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, इन सबको तोड़ा तो इन पता लगा कि ये भी मूल अवयवों से मिलके बने होते हैं। तो जो मूल अवयव होते हैं उनके नाम होते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्वार्क्स। क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। तो क्वार्क कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मूल अवयव होते हैं, जैसे मूल कण होते हैं हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हमारे मूल अवयव भी होते हैं जिनसे वो मिलके बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम इंग्लिश में अप क्वार्क, ठीक है। ऐसे एक होता है डाउन क्वार्क, ये नाम है उसका। ऐसे एक होता है बॉटम क्वार्क। तो ऐसे मैंने 2-3 चारों के नाम आपको बताए। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा न्यूट्रॉन है वो कौन कौन से क्वार्क से मिलकर बना होता है। देखिए न्यूट्रॉन होता है, उसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, जीरो आवेश होता है। तो ये जो जीरो आवेश आया वो कैसे आया, ठीक है। आपने आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा था, तो वही नियम इस पे लगेगा। जब न्यूट्रॉन टूटता है, जब न्यूट्रॉन 3 कणों में टूटेगा, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था, तो वो कौन कौन से कण होंगे, इसमें एक तो होगा अप क्वार्क, इसको अपन दर्शाते हैं यू से, एक होगा डाउन क्वार्क, और एक होगा, 2 डाउन क्वार्क होंगे और एक हमारा अप क्वार्क होगा। तो इससे मिलके हमारा जो है न्यूट्रॉन बनता है, इससे मिलके हमारा न्यूट्रॉन बनता है। मतलब न्यूट्रॉन के अंदर क्या होते हैं, ये दोनों इस तरह से बंधे हुए रहते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन। अब इसके ऊपर जीरो आवेश क्यों आता है, देखिए जब हम न्यूट्रॉन को तोड़ेंगे तो हमारा आवेश भी क्या होगा, इन अवयवों के ऊपर आएगा। तो कौन कौन सा आवेश आएगा, जो हमारा अप क्वार्क होता है उसके ऊपर आता है प्लस का 2e/e आवेश। हमारा जो डाउन क्वार्क होता है उसके ऊपर आता है माइनस का e/3 आवेश, और इसके ऊपर भी कितना आएगा, माइनस का e/3 आवेश। अब जब आप तीनों आवेशों को अपने आप से जोड़ोगे, बीजगणितीय योग करोगे, तो वो जो हमारा न्यूट्रॉन है उसके चार्ज के बराबर आना चाहिए। न्यूट्रॉन में चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब इन तीनों का योग भी 0 आना चाहिए, तभी तो न्यूट्रॉन के ऊपर
जो आवेश आया वो कैसा आया, 0 आया। तो देखिए जब आप इसको आप करोगे कैलकुलेट, E/3, ठीक है, माइनस E/3 प्लस 2E/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का E/3, कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस का 2E/3, और ये क्या है, प्लस का 2E/3। ये दोनों एक्चुअली कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों ऋणात्मक और धनात्मक आवेश एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इनके परिमाण कैसे हैं, बराबर है। कितने हैं, 2E/3, 2E/3। इसलिए न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश आता है, 0। मतलब न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं प्रोटॉन के ऊपर कि प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक क्यों आता है, धनात्मक आवेश क्यों आता है। तो इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों इनके ऊपर धनात्मक आवेश आता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चेक हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक डाउन क्वार्क से, ये बना होता है हमारा अप क्वार्क से, और एक डाउन क्वार्क से। अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है आपको पता है, मतलब जो अवयव है इसका नाम है अप क्वार्क, इसका चार्ज होता है प्लस के 2E/3, और इसका होता है माइनस के E/3। ठीक है, और इसका कितना होता है, प्लस के 2E/3। ठीक है, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो इसके ऊपर धनात्मक आना चाहिए, अंत में कितना आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। तो जब जोड़ोगे तो धनात्मक ही आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, इसलिए इस पर धनावेश होता है। देख लो, जोड़ लो, प्लस के 2E/3 प्लस के 2E/3 माइनस के E/3, तो इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट।